नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश में आंदोलन जीवियों की बड़ी धूम है और वो उसमें चार चांद तब और लग जाते हैं जब वो काम मोदी विरोध में किया जाए, वो फंड रेजिंग करने का काम हो या फिर आंदोलन करने का काम हो। तमाम आंदोलन जीवियों के नाम आप जानते होंगे जिन्होंने मोदी विरोध के चलते ही अपना नाम बनाया है। ऐसी ही एक कही जाने वाली पत्रकार हैं, कथित पत्रकार हैं राणा अय्यूब, जो फिलहाल देश में नहीं है, देश से बाहर ज्यादा वो रहती हैं, अक्सर मोदी विरोध में बयान देती हैं। ये भी कह चुकी हैं कि गोधरा कांड के बाद वो मोदी सरकार की, जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके अधिकारियों की, उनके मंत्रियों की जासूसी तक कर चुकी हैं। अपने बदन पर 8-8 कैमरे लगाकर एक किताब भी उस पर लिख चुकी हैं। किस तरीके से नरसंहार बताया उन्होंने। जो 59 हिंदू मारे गए, कार सेवक मारे गए, उनका जिक्र नहीं है, उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जिक्र भरपूर तौर पर किया है। और अब एक और वीडियो उनका वायरल है जिसमें वो कहती हैं कि मैंने कोरोना के वक्त में $20,000 जो है वो इकट्ठा किए और उन्हें अपने पर्सनल यूज में खर्च कर लिया, जिसकी वजह से ईडी अब उनके पीछे है। जबरन मोदी सरकार ने इस ईडी को उनके पीछे लगाया है। $20,000 अगर डकार लिए तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये सब कुछ खुद ही कबूल रही हैं? नहीं, क्या हुआ था कि जब कोविड इस देश में आया था ना जी, तो इन्होंने क्या किया था कि कोविड में आम जनता की भलाई के नाम पे और खास करके मुसलमानों की भलाई के नाम पे लोगों से डोनेट करने की अपील की। उसे क्राउड फंडिंग बोलते हैं। तो लोगों ने जी भर के दिया कि भाई इतनी बड़ी पत्रकार है, इतनी बड़ी समाज सेविका है तो मदद करी। तो वो सब लिया पैसा और कन्वर्ट करा के डॉलर में या यूएस चली गई, ऐश कर रही थी, रील्स बनवा रही थी अपना। तो सबने कहा कि कोविड, अब उसी के बारे में इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है। ये कह रही हैं कि मेरे खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। $20,000 ही तो मैंने सिर्फ इस्तेमाल किए थे। $20,000 क्या होता है? इतना छोटा छोटा अमाउंट का अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने लगेगा तो भारत में लोकतंत्र बचेगा क्या? ये इनका तर्क है। बात सही है, इन जैसे लोगों के लिए $20,000 वाकई मायने नहीं रखता। और वो क्यों? क्योंकि जिन लोगों को भारत में अराजकता फैलाने के लिए विदेशों से भर भर कर डॉलर मिल रहे हो, वो गरीब जनता का $10-20,000 खा भी गई तो क्या हुआ? मैं कुछ नाम ले रहा हूं और आप याद कीजिएगा। तीस्ता सीतलवाड़, राणा अय्यूब, बरखा दत्त, मेधा पाटकर, रवीश कुमार जी, आरफा खानम शेरवानी जी, ये सब जुबैर का नाम जमाने में खुद को नहीं, जुबैर क्लिप कटुआ है, वो पत्रकार नहीं रहा। फंड रेजिंग का काम तो करता है वो भी। हाँ, नहीं, वो क्या हुआ कि क्लिप काट काट के वो क्या कर, वो देखो मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, वो हो गया, वो नैरेटिव सेट करता है। इस वजह से उसके पास भी बहुत पैसे आए। जो कभी पंचर साटता था, आज वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है और यही धंधा है। अभिषेक, दर्शकों को शायद याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहां एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलता था और चेहरा थी मेधा पाटकर। और उन्होंने वहां के जो आम लोगों को यह कहा था कि जैसे ही नर्मदा डैम यानी सरदार सरोवर डैम बनकर तैयार होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, ये सब कुछ हो जाएगा। और इस नाम से उन्होंने काफी पैसे कमाए। दिल्ली वगैरह में सेमिनार अटेंड करती थी, फ्लाइट से चला करती थी। सरदार सरोवर डैम भी बना, वहां कोई मरा भी नहीं। और उस सरदार सरोवर डैम की वजह से कच्छ की 6,000 एकड़ भूमि सिंचित हो गई और वो ग्राउंडनट प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया। ये था इनका धंधा। एक और थे जो जिनका नाम था तीस्ता सीतलवाड़। जब गुजरात के दंगे, पता है ना कि मुंबई के सबसे पॉश इलाके में सबसे पॉश बंगला किसका है? एंटेलिया नहीं है, मुकेश अंबानी का नहीं है। वो अमिताभ बच्चन के बंगले के जस्ट बगल में आप जाइएगा तो एक सीतलवाड़ लिखा रहेगा वो। और वो वहां पे तीस्ता सीतलवाड़ रहती हैं अपने पति के साथ। चोखो धंधा छे एकदम। देखिए, एनजीओ चलाने वाले उन्होंने क्या किया पता है? गुजरात दंगे में जितने वो पीड़िता थी, जो भी मुस्लिम के पास गई, बोली कि तुम लोग हमको चंदा दो और हम तुम्हारा चुनाव लड़ेंगे।
और एक जाहिरा शेख नाम की लड़की को पोस्टर बॉय बनाया और खूब चंदे वसूले दबा के, और इंटरनेशनल से भी वसूले, दुनिया के मुसलमानों मुझे चंदा दो। तीस्ता सीतलवाड़ आए डॉलर, उसके बाद मुंबई में पॉश लाइफ जी रही। कितना बढ़िया धंधा है ना। यही लोग करते थे, अर्बन नक्सल्स। इन लोग का काम ही यह था कि भारत में जो भी समस्या है उसको बेचकर बाहर से चंदा वसूलो। एक डी कुमार नाम के इंसान थे तमिलनाडु में। जब भारत कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना रहा था तो उन्होंने कहा कि ये रिएक्टर से रेडिएशन निकलेगा और सारे लोग मर जाएंगे। गरीबों को खूब भड़काया और इसके बदले उन्हें अमेरिका से पैसा मिलने लगा। ग्रीन पीस फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ थी, उन्होंने भी जी भरकर पैसा दिया। वो इसलिए पैसा दे रहे थे अमेरिकन क्योंकि रशिया के कोलैबोरेशन से बन रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मारा उनको दो चार झाप, पता चला कि अब रिएक्टर भी बन गया, किसी को कुछ रेडिएशन भी नहीं हुआ, बिजली का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ और सब कुछ सब चंगा सी, कोई मरा भी नहीं। ये सब हर्डल्स हैं भारत के प्रोग्रेस में। मैं ये बताना चाह रहा था। अब आते हैं राणा अयूब वाले पे जी। राणा अयूब बड़े विचित्र चीज है। ये जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहां पकड़ी गई तो बड़े बड़े वकील आ गए, और आपको पता है कौन यहां न्यायपालिका की दलाली करता है। वो आए, जमानत दे दिया, जमानत लेने के बाद ये भाग गई अमेरिका, और वहां पे हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ वो बड़े बड़े लेख छाप रही हैं, वहां सेमिनार्स अटेंड कर रही हैं, भारत नहीं आती है। इसलिए पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर पे अरेस्ट राणा अयूब ट्रेंड कर रहा है। जो महिला खुलेआम हर किसी के सामने बोल रही है कि मैंने गुजरात सरकार के बड़े अफसरों की जासूसी की, जो महिला सरेआम बोल रही है कि हां मैंने नैरेटिव सेट किया मोदी सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जो महिला यह कह रही है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की $20,000 की ही तो की, वो लेकिन एक्सेप्ट कर रही है, उसको कोई अरेस्ट करने वाला नहीं। यह है अर्बन नक्सल्स की ताकत। और इन्होंने राणा अयूब टाइप के, अरुंधति राय टाइप के लोगों ने, ये सब थोड़ा हाई क्लास है, अंग्रेजी वगैरह बोलती है ना गिटर पिटी, तो उन्होंने हिंदी वाले को कुछ पाल के रखा है। जब रवीश कुमार की नौकरी गई एनडीटीवी से, तो इस्तीफा देने के अगले दिन वो कहां थे पता है? कहां? विदेश थे। और वहीं पे बात हुई कि अब तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, और पहला वीडियो बनाया फ्रांस के गटर का, कि फ्रांस में देखिए गटर के अंदर खड़ा हो गया, यहां का गटर कितना खूबसूरत है, भारत में तो नालियां बजाती हैं। अब बताइए कहां से फंडिंग, कहां से पैसा, ये सब हुआ। अब मैं बताता हूं, कुछ प्राइजेस मिल जाते हैं इन लोगों को, इस तरह के लेफ्टिस्ट लोगों को, उसमें 2-3 प्राइज रखा है। जितना भारत विरोधी है सबको मैक्सेस से जरूर मिलेगा। अब देख लीजिए लिस्ट निकाल के। और वो पहले बहुत प्रचार करते थे कि देखो इतना बड़ा आदमी हो गया कि ये मैक्सेस से मिल गया इसको। सब सोचते थे कि अरे वाकई। तो अब ये राणा अयूब अरेस्ट की जाएंगी या नहीं? की जानी चाहिए, क्योंकि खुद ही जब उन्होंने स्वीकार किया है और पुख्ता सबूत है, लेकिन समस्या यह है कि वो विदेश में है। उन्होंने अपने चमचे बेलचों को भारत में छोड़ रखा है, रिपोर्ट्स देने के लिए। आए भारत में, यहां के कानून का सामना करें। ये देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ वो प्राणी है जिनको जब पकड़ा था तो अचानक उस वक्त जस्टिस थे, उनके पास एक फोन आया। वो कोई भरतनाट्यम का कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, और पता नहीं कौन सा अचानक फोन आया, अचानक बेंच बैठी और तीस्ता सीतलवाड़ को छोड़ दिया गया। हाँ, काफी हाईलाइट भी रहा मामला। बिल्कुल, आपने अब समझा ना कि सरकार भले ही मोदी की ऊपर, सिस्टम हमारा ही है। वो तो सुप्रीम कहती भी हैं अक्सर कि सिस्टम तो हमारा ही है। सिस्टम तो उन्हीं का, बिल्कुल। और सिस्टम किस बात के लिए? सिस्टम यही देश तोड़ो अभियान, भारत के प्रोग्रेस को रोको अभियान, भारत की छवि को धूमिल कर कर कैसे दिखाना है, भारत में जो भी बुराइयां हैं वहां विदेशों के अखबारों में छापो और उसके बदले पैसे कमाओ, ये धंधा है। भारत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इन लोगों की अपनी आमदनी हो जाती है। नहीं, समस्या को दिखाकर समाधान भी किया कभी किसी का? नहीं, ये सब नहीं करते हैं। वो बाहर से 3-4 अंग्रेजों को लाते थे और मुंबई के धारावी में घुसाते थे, और किसी बच्चे को बोलते थे तुम खुले में टट्टी करो, और वो फोटो खिंचवाता था, सेल्फी है, बोला ओ डार्लिंग ये है इंडिया, और उसके बदले पैसे मिलते। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जब विदेशी पत्रकारों पर बैन था, तब भी इन्होंने घुसाया था एक पत्रकार को बुर्का पहना के।
इनको देखिए, इनको भारत से मतलब नहीं है, इनको अंग्रेज को इसलिए पकड़ते हैं कि वो डॉलर में पे करते हैं। और उस बहाने अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे चील कौवे जो हैं वो जाके घूम रहे हैं विदेश में, कह रहे हैं कि भारत में ईसाइयों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, हमको पैसा लाओ। ये सब मुस्लिम देश में चले जाएंगे, अरब में बोलते हैं भारत में मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, हमको पैसे लाओ, हम वहां के गरीब मुस्लमानों की मदद कर रहे हैं। मदद करेंगे, मदद के नाम पर करते कुछ नहीं, अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं। तीस्ता सी तलवार के बारे में तो उनके कई बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी कई लोगों के द्वारा दी गई थी कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। राणा अय्यूब ने भी वही काम किया, मोदी विरोध में अपनी दुकान चलाने की कोशिश भी की और चला भी रही है अच्छे से। मैं बताऊं जी, राणा अय्यूब तो फिर भी मुसलमान है, वो जाके बोलती है कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुआ। योगेंद्र यादव नाम है, योगेंद्र यादव कहते हैं कि मेरे बचपन का नाम सलीम था, कुछ धंधा दे दो, सलीम, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि बिल्कुल कई बार इस चीज को बोल चुके हैं। तो अब देखना होगा कि राणा अय्यूब ने जब खुद ही ये बात कबूली है कि $20,000 उन्होंने चंदा लिया था, पर्सनल यूज में खर्च कर लिया है, ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर जारी है, तो क्या भारत आने की वो हिम्मत दिखा पाती हैं जिस तरीके की हिम्मत वो भारत से बाहर बैठकर मोदी विरोध में दिखाती हैं? जी, एक और आखिरी बात, अब बहुत सारे दर्शक ये समझ नहीं पा रहे कि मोदी के साथ इनका विरोध क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि मोदी ने आते ही जो एनजीओज पे बैन लगाया ना, ये सारे एनजीओज तो यही सब चलाते थे, इनके पेट पे लात पड़ी है। तकरीबन 17,000 एनजीओज पर बैन ये सरकार लगा चुकी है। गृह मंत्रालय शायद पिछले 2023 से इस पर काम कर रहे थे, 2024 के जून जुलाई के महीने में तकरीबन 17,000 एनजीओज पर बैन लगा दिया गया। सिर्फ उनसे इतना पूछा गया था कि विदेशों से जो आपको पैसा आता है उसे आप कहां खर्च करते हैं। ये नहीं पूछा था कहां से आता है, ये पूछा था कि कहां आप उसे खर्च करते हैं, जिसका जवाब वो लोग नहीं दे पाए थे और अपने जो एनजीओज थे, अपना जो धंधा था उस पर ताला लटकाकर वो आराम से चले गए। तो पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राणा अय्यूब की इस कहानी पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।